प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम टॉपिक कवर कर रहे थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने कुछ ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। अब हम इससे रेलेवेंट ग्राफ स्टडी करेंगे। हमें ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये फर्स्ट ग्राफ हम कवर करने जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा था जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है? अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने पार्टिकल नेचर के रिगार्डिंग स्टडी नहीं किया, मैं डायरेक्टली रिलेशनशिप लिख रहा हूं। ई आई क्या होगा? एच न्यू आई। न्यू आई का मीनिंग क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही ई नोट क्या होगा? एच न्यू नोट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब आप ध्यान से देखें, हमें ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में। जिसको हम पहले लिख रहे हैं उसको वाई एक्सिस के अलोंग लेना और जिसको हम बाद में लिख रहे हैं उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेना। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ होते हैं वो क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन। अगर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो मैं इसे रीअरेंज करता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके अलोंग चाहिए? वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस वाले को हम पहले लिख देते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मीनिंग जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m यहां पर क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। c यहां पर क्या है? इंटरसेप्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन। केमिस्ट्री में हम जो ग्राफ बनाएंगे मोस्टली स्ट्रेट लाइन होंगे। मोस्ट ऑफ केस में आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप मिलेगी। अब स्लोप ऑफ लाइन अगर आपको पॉजिटिव मिले तो लाइन जाती है अपवर्ड। अगर जीरो मिलता है तो लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर नेगेटिव है तो लाइन कैसी होगी? डाउनवर्ड्स होगी। ये हमें ध्यान रखना है। अगर ये रिलेशनशिप हमें ध्यान है तो हम ग्राफ रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो यहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप है तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो y एक्सिस के लोग हम क्या लेना चाह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। x एक्सिस के लोग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। m यहां पर h के इक्वल है। ये कांस्टेंट है जिसकी पॉजिटिव वैल्यू है और जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है।
अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं और यहां पर हम ले रहे हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। हम क्या देख रहे हैं, जो इंटरसेप्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन है, वो क्या है, नेगेटिव। देखो ऊपर की ओर पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर मैं इसको नीचे की ओर ड्रॉ करता हूं 0 पॉइंट से, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन मैथमेटिकली यहां पर हम नेगेटिव देख रहे हैं, तो इसको हम इमेजिनरी वैल्यू कहेंगे। जब तक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, तब तक काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद आप जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यहां पर ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो लाइन कैसी आनी चाहिए, अपवर्ड आनी चाहिए, इसलिए मैंने लाइन अपवर्ड प्लेस की है। फिर से आप देख लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कहा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी की क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप थी, जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, तो इसको हमने लिख दिया एच न्यू आई। सिमिलर वे में इसको हम क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट। अब आपको जो ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में, जिसको हमने पहले लिखा है वो वाई एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, जिसको बाद में लिखा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो इसको हमने रीअरेंज कर लिया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ग्राफ क्या बनते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें ये याद रखनी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन को बता रहा है, c यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन के बारे में बता रहा है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन अपवर्ड है, 0 है तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर नेगेटिव है तो लाइन क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी। क्लियर। सेकंड ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। क्या काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में कुछ रिलेशनशिप है, आपने पढ़ा अभी ई आई माइनस ई नॉट, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा। अगर मैं इस इक्वेशन में 0 ऐड कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी को मैं यहां पर आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो 0 को इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई किया वो 0 ही रहेगा। अब मुझे इसको तो y एक्सिस के लोग लेना और इसको x एक्सिस के लोग। क्या देख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी यहां पर इंटेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है। वैसे तो हम रिलेशनशिप पढ़ी थी, ई आई माइनस ई नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वहां पर इंटेंसिटी नाम की कोई भी टर्म नहीं थी। तो मैथमेटिकली हमने इसको रीअरेंज किया है, इसमें 0 ऐड किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 0 को हमने इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जिसके बीच में ग्राफ बनाना हो, लेफ्ट वाले को y एक्सिस के अलोंग, राइट वाले को x एक्सिस के अलोंग, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो यहां पर m आपको क्या मिल रहा है, 0। स्लोप अगर 0 तो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन, तो ये जो डिफरेंस है ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ पर जो हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है उसकी वैल्यू या तो थ्रेशोल्ड के इक्वल होगी या फिर उससे ज्यादा। हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड से ज्यादा ले लेते हैं, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहां पर मान लीजिए इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। क्योंकि यहां पर स्लोप जीरो है तो लाइन कैसी आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड के या तो इक्वल है या फिर उससे ज्यादा है। इसका मीनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम करंट ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी जीरो लें, मीन्स रेडिएशन पुट ही ना करें, तो करंट भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिजेक्शन नहीं होगा। अगर आप इंटेंसिटी 1 कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर आपने इंटेंसिटी डबल की तो करंट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी करंट भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी आपने 1 की तो करंट भी 1 होगा। इंटेंसिटी 2 की तो करंट भी क्या हो गया, 2। इंटेंसिटी की वैल्यू हम डबल कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, परपेंडिकुलर भी सेम है और बेस भी क्या है, सेम है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 हो तो एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। तो यहां पर हम एक तरीके से अज्यूम कर सकते हैं एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर है? क्योंकि इंटेंसिटी डबल करने पर करंट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसका मीनिंग जो tan थीटा है वो 1 आएगा, और किस एंगल पर इसकी वैल्यू 1 होगी, 45 डिग्री पर। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप है, इससे रेलेवेंट ग्राफ कैसा बनेगा। यहां पर हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 0 ली है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। जब तक हम वो प्रोवाइड नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इसका मीनिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है। तो यहां तक तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो करंट भी क्या होगा, 0। उसके बाद जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और करंट काइनेटिक एनर्जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो रहा है, आफ्टर थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मीनिंग क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमें किसी तरीके से जीरो करना है। जो अपोजिट वोल्टेज हम उसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उस मिनिमम पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम पोटेंशियल applied to stop photoelectron so that kinetic energy become 0। अब काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए देखो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव है, वो इधर जा रहा है, तो इसके क्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें
इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या है, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट और दूसरी तरफ क्या हो, नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो हम पॉजिटिव की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन आगे मूव करना बंद कर दे, यहाँ पर ये फिक्स हो जाए। 40 इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ेगा। अब इस इलेक्ट्रिकल वर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E लिख देते हैं, पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, V। तो यहां पर इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, जो V हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर। नेक्स्ट फिनोमेनन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो सभी टाइप की रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर पाए अगर हम उसके ऊपर इंसिडेंट करें। ऐसे अगर आप उस बॉडी को हीट करें, अगर वो सभी टाइप की रेडिएशन को इमिट कर पाए, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। और इससे रिलेटेड जो रेडिएशन होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपके पास एक आयरन पीस है, अगर आप उसे हीट करते हैं, या तवा ही हम ले लें, उसे हीट करें, तो बिगनिंग में आप उसको बिना टच किए उसके ऊपर हाथ करें तो आपको हीट फील होगी। वो किसकी वजह से फील हो रही है, इंफ्रारेड रेज की वजह से। फर्दर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में उसका कलर रेडिश हो जाएगा। अब वो रेड रेडिएशन इमिट कर रहा है। फिर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अब उसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जो आयरन पीस है वो सभी टाइप की रेडिएशन को इमिट कर पा रहा है। इसलिए इस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, ब्लैक बॉडी। और इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। द फिनोमेनन of absorbing all type of radiation when incident on it or emits all type of radiations on heating is called black body radiation. नेचर में कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं। इसका मीनिंग आप ये कह सकते हैं, एक सब्सटेंस मोस्ट ऑफ रेडिएशन को क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसे ही जब आप उसे हीट करेंगे तो वो मोस्ट ऑफ रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। किसी भी बॉडी को हीट करने पर आपको सभी टाइप की रेडिएशन मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप देखें, तवा कभी आपको रेडिश दिखेगा, कभी येलो दिखेगा। या आयरन पीस को हम हायर टेम्परेचर पर लेते जाएं, उसको मोल्टन स्टेट पर लेते जाएं, तो उसका एक पार्टिकुलर कलर ही हमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में वो बहुत सारे टाइप की रेडिएशन शो कर रहा है, लेकिन एक टाइम में एक रेडिएशन का अमाउंट परसेंटेज के टर्म में डोमिनेंट है। अगर आपको तवा येलो दिख रहा है तो उसमें वहां पर येलो रेडिएशन की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अगर आप येलो हीटेड मेटल को ऊपर से फील करें तो आपको हीट भी फील होगी,
कलर भी आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। इसका मीनिंग वहां पर इंफ्रारेड भी है, साथ में येलो रेडिएशन भी है, अदर रेडिएशन भी वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज येलो होने की वजह से आपको कलर क्या दिखाई दे रहा है, येलोइश कलर दिखाई दे रहा है। तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी एक तरीके से आप कह सकते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो यहां पर ग्राफिकली हम शो कर रहे हैं ये सभी टाइप की वेवलेंथ को इमिट कर रहा है ऑन हीटिंग टेम्परेचर T1। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी इस वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा थी, कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। अब लोअर वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, परसेंटेज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कंट्रीब्यूशन ऑफ लोअर वेवलेंथ और हायर एनर्जी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, हायर एनर्जी रेडिएशन इंक्रीज। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। हमने स्टडी किया था वेव नेचर से, ना तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ना ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। कैसे? वेव नेचर का मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अगर अभी आपको रेड कलर मिल रहा है तो आगे भी क्या मिले, रेड कलर मिले। रेड का येलो नहीं होना चाहिए, ब्लू नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं, बिगिनिंग में आपको इंफ्रारेड मिल रही है, फिर आपको रेडिश कलर मिल रहा है, फिर आपको येलो कलर मिल रहा है, फर्दर हम और कुछ कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहां पर कॉन्टिन्यूटी नहीं है। कॉन्टिन्यूटी होती तो लाइट रेड से डार्क रेड हो सकता था। तो यहां पर डिसकॉन्टिन्यूटी को वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ये डिसकॉन्टिन्यूटी किसकी वजह से आ रही है। वेव नेचर के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया था रेडिएशंस आर कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वेव नेचर के बेस पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। सिमिलर वे में अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंसिडर करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें वो मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। वेव नेचर क्या कहता है, रेडिएशन की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमने क्या देखा, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही हैं, अदर शो नहीं कर रही हैं। आप इंटेंसिटी कुछ भी कर लें तो आप वेव नेचर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी की रिलेशनशिप है, इंटेंसिटी को बढ़ाकर आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या है, कम। तो वहां पर भी हम वेव नेचर के थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो इन फिनोमेनॉन को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। In order to explain photoelectric effect, black body radiation, Max Planck considered particle nature of radiation. उसने क्या कहा, किसी भी सब्सटेंस से जो रेडिएशन इमिट हो रही है या फिर वो रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं कर रहा है,
वो डिसकॉन्टिन्यूसली कर रहा है, लेकिन हमें कॉन्टिन्यूटी क्यों दिखाई देती है? एक्चुअल में थ्रो करने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है। अगर आपके पास स्टिल पिक्चर है, अगर आप उनको किसी फ्रेम पर फिक्स कर दें और मूव करवाएं, मूव होते हुए आपको वो अलग अलग पिक्चर दिखेंगे, लेकिन अगर आप उनकी स्पीड इतनी ज्यादा कर दें तो आपको रनिंग फॉर्म में दिखेंगी। तो अगर आप एक लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं थ्रो करने की, तो उस केस में वो हमें कॉन्टिन्यूटी में दिखाई देती हैं। इसलिए जो रेडिएशन है वो हमें किस फॉर्म में दिखाई देती हैं? कॉन्टिन्यूटी में दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी जो थ्रो की स्पीड है उसे हम क्या कहेंगे? वो हमारी लिमिट से ज्यादा है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अकॉर्डिंग टू दिस, substance emit or absorb radiations not continuously but discontinuously in the form of small packets of fixed energy called quanta। एक्चुअल में क्वांटम का मीनिंग होता है फिक्स्ड अमाउंट, इसलिए हमने इसको कहा है क्वांटम थ्योरी। या फिर हम इन पैकेट्स को फोटॉन्स भी कह देते हैं। फोटॉन्स कब कहेंगे? जब वो रेडिएशन लाइट रेडिएशन हो। तो कोई भी सब्सटेंस रेडिएशन को इमिट या अब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली नहीं करता है, डिसकॉन्टिन्यूसली करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। एक पैकेट के बाद हम दूसरा पैकेट भेज रहे हैं, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन जो पैकेट सेंड करने की स्पीड है या रिसीव करने की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है उनके बीच में जो गैप है हम उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए वो कॉन्टिन्यूसली हमें अपीयर हो रहा है। द एनर्जी ऑफ ए पैकेट और क्वांटा is directly proportional to frequency of radiation। वेव नेचर में हमने पढ़ा था जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग कितने ज्यादा पैकेट्स पर यूनिट टाइम में ट्रांसफर कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। और नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इन यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, तो यहां पर हम कांस्टेंट h ले रहे हैं, इसे हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 6.634 इंटू 10⁻⁻² -34 जूल सेकेंड। 6.634 इंटू 10⁻⁻² -27 आर्क सेकेंड। तो ये अब हम कब यूज करेंगे? जब हम सीजीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं। द टोटल एनर्जी emitted or absorbed
by substance depends upon total number of packets emitted or absorbed. किसी सब्सटेंस ने कितनी एनर्जी का गेन किया या लॉस किया, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ पैकेट इनटू एनर्जी ऑफ वन पैकेट। एक पैकेट की एनर्जी क्या होगी? एच न्यू। अभी हमने पढ़ा किसी भी पैकेट की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, और एक पैकेट की एनर्जी क्या है? एच न्यू। एन यहां पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स इमिटेड और एब्जॉर्ब। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसकी पावर आपको दी हुई है, इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं, कितने उसने फोटॉन्स इमिट किए हैं, तो सबसे पहले हम पावर का यूज कर एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। बल्ब कौन सी रेडिएशन को इमिट कर रहा है वो हमें यहां पर यूज करना होगा। उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दी होगी तो उसको हम यहां पर यूज कर लेंगे। एच यहां पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है, वो हम यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां से हम नंबर ऑफ पैकेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस टाइम ड्यूरेशन में उसने कितने पैकेट्स को इमिट किया, कितने फोटॉन्स को इमिट किया। अब देखिए, अगर एन हम 1 मोल ले लें तो ई टोटल को हम क्या कहेंगे? आइंस्टीन एनर्जी। 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी है उसे हम क्या बोलते हैं? आइंस्टीन एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज कर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन करते हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेडिएशन इंसिडेंट होती है वो एक ही एटम के ऊपर इंसिडेंट होती है। एक रेडिएशन एक एटम के ऊपर इंसिडेंट होगी। अगर उस सिंगल रेडिएशन की एनर्जी इतनी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उस मिनिमम एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए रेडिएशन के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, उससे कम फ्रीक्वेंसी को लेंगे, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से रिमूव नहीं कर पाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं ओनली दोज रेडिएशन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच हैव सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह रहे हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम डिफरेंट कलर ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है? यहां पर हम डिसकंटिन्यूटी ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं, बिगिनिंग में उसका टेम्परेचर लो होता है। इसका मीनिंग उसके पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होगी वो भी कम होगी। अगर वाइब्रेशन कम होगी तो वो लो एनर्जी रेडिएशन को इमिट करेंगे। अगर एनर्जी लो है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए? लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा था इंफ्रारेड की जो एनर्जी है या इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो विजिबल से क्या है? ज्यादा है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बिगनिंग में हमें इंफ्रारेड मिल रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ मिल रही है। अगर हम फर्दर हीटिंग करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो उस केस में आपको रेड रेडिएशन मिलती है। रेड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड के कंपैरिजन में कम है। तो यहां पर
टेम्परेचर बढ़ाने पर वाइब्रेशन इंक्रीज होता जा रहा है। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट होगी। और हाई एनर्जी किससे बिलोंग कर रही है? हाइयर फ्रिक्वेंसी से बिलोंग कर रही है। इसलिए आपको इंफ्रारेड के बाद रेड कलर मिलता है, देन येलो। अगर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आपको डिफरेंट कलर मिलते जा रहे हैं। क्लियर?